प्यारे बच्चों, दुमका जिला द्वारा दीप प्रोजेक्ट के तहत निकाला गया 5 मॉडल सेट, जिसका हम लोग भूगोल विषय का मॉडल सेट 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे। सेट 3 के ऑब्जेक्टिव, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों को फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था। ये सेकंड पार्ट का वीडियो है जिसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। चैनल पर पहली बार है और महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। ये सारे मॉडल क्वेश्चन जो है आपके प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद जरूर कीजिएगा। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, भारत में जल प्रदूषण की प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। तो भारत में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है तथा बढ़ते औद्योगिकरण के कारण जल प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। भारत जल प्रदूषण की प्रवृत्ति को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें का पॉइंट है, भारत में नदियों के किनारे बसे सभी नगर व महानगर अपने यहाँ के सीवेज को इन नदियों में बिना किसी प्रतिबंध के डाल रहे हैं। दूसरा, नदियों के समीप अवस्थित उद्योग भी अपने औद्योगिक कचरे तथा प्रदूषित अपशिष्ट जल को इन नदियों के प्रवाहित जल में डाल रहे हैं। उद्योगों में चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र तथा रासायनिक उद्योगों के औद्योगिक अपशिष्ट नदियों के जल में को गंभीर रूप से प्रदूषित कर रहे हैं। भारत के कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में सतत वृद्धि के उद्देश्य से रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवार नाशकों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इन खतरनाक रसायनों का कुछ भाग वर्षा जल के साथ घुलकर नदियों या जलाशयों के जल में मिलकर उसे प्रदूषित कर देता है, जबकि कुछ भाग भूमिगत जल स्रोतों से मिलकर भी इसे प्रदूषित कर देता है। फिर है, भारत की प्रमुख नदियों में शव दहन के पश्चात राख को नदी जल में विसर्जित करने में भी नदियों का जल प्रदूषित होता है। दुर्गा पूजा तथा गणेश उत्सव जैसे धार्मिक पर्वों पर विषैले रसायनों से रंगी मूर्तियों का विसर्जन नदियों में किया जाता है। नदियों के किनारे पर बसे नगरों में आयोजित धार्मिक मेले तथा सांस्कृतिक उत्सव भी नदियों के जल को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषित जल पीने से डायरिया, आंतों के कृमि तथा हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती है। भारत में केवल कुछ ही क्षेत्र ऐसे हैं जहां पीने का स्वच्छ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यही कारण है कि भारत की एक बड़ी जनसंख्या जल जनित बीमारियों से पीड़ित रहती है। और लास्ट पॉइंट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 25% भाग जल जनित बीमारियों से ग्रस्त है। 44 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की समीक्षा कीजिए। तो जनसंख्या के असमान वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला है भौतिक कारक, जिसमें पॉइंट है जल की उपलब्धता। तो जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मानव के विभिन्न क्रियाओं में जल की आवश्यकता पड़ती है, अतः जिन क्षेत्रों में जल आसानी से उपलब्ध होते हैं उन क्षेत्रों में लोगों का घना बसाव पाया जाता है। प्राचीन काल से ही नदी घाटियों में सघन बसाव मिलते हैं। दूसरा पॉइंट है भू आकृति। तो हमारे पृथ्वी के धरातल पर पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं। पर्वत एवं पठारी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बस्तियां, परिवहन आदि संरचनाओं में दिक्कतें होती है। कृषि कार्यों में भी मुश्किल होती है। अतः मैदानी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन, सड़क निर्माण, बस्तियों के निर्माण में आसान होता है। फलस्वरूप मैदानी क्षेत्रों में घना बसाव पाए जाते हैं। ग पॉइंट है जलवायु। तो विषम जलवायु अर्थात अत्यंत ठंड एवं अत्यधिक गर्म दोनों ही क्षेत्रों में निवास करना अत्यंत कठिन है। कृषि एवं वानिकी में भी बहुत मुश्किल होती है। फलस्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों एवं विषुवत रेखीय प्रदेश दोनों में जनसंख्या का बसाव निम्न है। समकारी जलवायु क्षेत्रों में अर्थात मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में घना बसाव पाया जाता है। फिर है आपका मृदा। तो मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में फसल की अधिक उत्पादकता लोगों को आकर्षित करती है। किसान कृषि कार्य के लिए उपजाऊ समतल मैदानी क्षेत्रों में सघन बसे होते हैं। उदाहरण नदी घाटी क्षेत्र, गंगा में, भारत में गंगा का मैदान। फिर है खनिज। तो
पदार्थ विषम जलवायु वाली परिस्थितियों में भी अपने उपयोगी खनिजों के मिल जाने पर मनुष्य वहां रहने के लिए उपाय ढूंढ लेता है। जैसे सऊदी अरब के भीषण गर्मी वाले क्षेत्र में खनिज तेल क्षेत्र और अलास्का के बर्फीले क्षेत्रों में सोने तथा तेल के लिए मनुष्य ने बस्तियां बसा ली है। आर्थिक कारक जिसमें आपका एक खनिज, तो धरातल के जिन भागों में खनिजों का भंडार है उन क्षेत्रों में खनन और औद्योगिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ रोजगार की तलाश में बहुत से लोग आकर काम करने लगते हैं। फलस्वरूप वह क्षेत्र सघन बसाव का बन जाता है। भारत का छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, अफ्रीका का कंटगा, जाबिया का तांबा पेटी क्षेत्र इसका अच्छा उदाहरण है। फिर नगरीकरण, नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर विकल्प, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार की अच्छी सुविधा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों से आकर नगरों में लोग बसना अधिक पसंद करते हैं। अतः नगरीय क्षेत्र सघन हो जाते हैं। फिर है औद्योगिकीकरण, औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत से कार्यकर्ता आकर बस जाते हैं। उद्योग और कार्यकर्ता को सेवा उपलब्ध कराने वाले दुकानदार, बैंककर्मी, व्यवसायी आदि भी यहाँ आकर बसने लगते हैं। फलस्वरूप यह सघन बसा क्षेत्र बन जाता है। अगला पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, जिसमें पॉइंट बनता है धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल। तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल लोगों को आकर्षित करते हैं। इन क्षेत्रों में वे शांति एवं आनंद महसूस करते हैं। फिर आपका सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा, तो जिन क्षेत्रों में सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। लास्ट पॉइंट है सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति, तो सामाजिक और राजनीतिक अशांति वाले क्षेत्रों में लोग पलायन करने लगते हैं। फलस्वरूप वहाँ निम्न बसाव पाया जाता है। उपरोक्त कारकों से विश्व की जनसंख्या घनत्व एवं वितरण प्रभावित होती है। 45 है चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताएं। तो टेबल के माध्यम से अंतर बताए हैं। तो चलवासी पशुचारण का अर्थ है चलवासी पशुचारण में पशुपालक समुदाय चारे एवं जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। वाणिज्यिक पशुधन पालन में क्या होता है कि जबकि वाणिज्यिक पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर विस्तृत फार्म पर किया जाता है और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। दूसरा पॉइंट है पूंजी, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं ही पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता है। जबकि चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्यिक पशु धन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। तीसरा अंतर है पशुओं की देखभाल, तो पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं और उनकी विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। वाणिज्यिक पशु धन पालन में पशुओं की देखभाल वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, अर्थात पशुपालन के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। चौथा अंतर है पशुओं के प्रकार, तो चलवासी पशुपालक एक ही समय में विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं जैसे भेड़, बकरी, ऊंट आदि, जबकि इधर है कि इसमें उसी विशेष पशु को पाला जाता है जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल होता है। फिर है पशुओं के प्रजनन, तो जननांगी सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि इसमें पशुओं के प्रजनन, जननांगी सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्षेत्र, तो यह पुरानी दुनिया तक ही सीमित है। इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया एवं मध्य चीन, यूरोप व एशिया के टुंड्रा प्रदेश, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप। जबकि इसका जो क्षेत्र है वो है नई दुनिया में प्रचलित है। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशु धन पालन किया जाता है। तो ये है आपके मुख्य अंतर दोनों में। 46 नंबर है पॉइंट आपका ग्रामीण अधिवासों के प्रमुख प्रतिरूपों का वर्णन करें। तो ग्रामीण अधिवासों के प्रमुख प्रतिरूप मुख्यतः भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों पर निर्भर करते हैं और ये प्रतिरूप ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के विन्यास एवं उनका आपसी संबंध दर्शाते हैं। ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप के प्रकार, पहला रेखीय, तो जब घर या बस्तियां सड़क, रेलवे लाइन, नदी या नहर के किनारे स्थित होती है तो उनका प्रतिरूप रेखीय होता है। दोनों ओर मकान एक लंबी रेखा में बने होते हैं। यह प्रतिरूप समानता घाटी वाले क्षेत्रों, मध्य हिमालय तथा नदी किनारे के मैदानी क्षेत्रों में मिलता है।
आयताकार, तो मैदानी क्षेत्रों में जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है वहां आयताकार प्रतिरूप मिलता है। यहाँ मकान चौक आकार में बने होते हैं और सड़कें एक दूसरे के समानांतर होती है। नियोजित गांवों में इसे देखा जा सकता है। वृत्ताकार, तो झील, तालाब या किसी केंद्रीय स्थल के चारों ओर मकान गोल घेरे में बने होते हैं। इस प्रतिरूप में मध्य भाग खुला रहता है ताकि जानवरों या वस्तुओं की सुरक्षा हो सके। फिर है तारा, क्रॉस, टी आकार, तो जहाँ सड़कों का जंक्शन में टी या वाई होता है वहाँ मकान और गांव इन आकृतियों में विकसित हो जाते हैं। 2 या 3 सड़कों के मिलने पर वाई या टी आकार के गांव बनते हैं। फिर है दोहरा गांव, तो नदी के किनारे मतलब नदी के दोनों किनारों पर या पुल ऑब्लिक नौका की वजह से विकसित दोहरी बस्तियां मिलती है। 47 है, विश्व के प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्गों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए। तो विश्व के प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्गों के नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस कनाडा रेलवे, ट्रांस अमेरिकन रेलवे या यूनियन पैसिफिक रेलवे, ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेलवे, ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे। अब एक का वर्णन है ट्रांस साइबेरियन रेलवे का। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे विश्व का सबसे लंबा और प्रमुख अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। यह रूस के मॉस्को से शुरू होकर पूर्वी रूस के व्लादिवोस्तोक तक लगभग 9,279 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस रेलवे का निर्माण 1891 से 1916 के बीच रूसी साम्राज्य के समय किया गया था। यह रेलवे यूरोप और एशिया के बीच एक प्रभावशाली संपर्क स्थापित करता है और 8 समय क्षेत्रों को पार करता है। इसके मार्ग में मॉस्को, येकातेरिनबर्ग मतलब यूराल पर्वत के पास, नोवोसिबिर्स्क, फिर है युक्तस्क, उलान उड़े, खाबरोवस्क और व्लादिवोस्तोक जैसे प्रमुख शहर आते हैं। इस रेल मार्ग की वजह से साइबेरिया और पूर्वी रूस के आर्थिक विकास को बहुत बढ़ावा मिलता है। यह अभी भी विस्तारित किया जा रहा है और रूस के पड़ोसी देशों से भी जुड़ा रहा है। इसकी यात्रा पूरी तरह से आमतौर पर 7 दिन लगते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। तो क्या है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? तो यहाँ पर है आपका बंगाल की खाड़ी, देख सकते हैं भारत पास। यहाँ जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं यही है आपका बंगाल की खाड़ी। दूसरा है आपका लाल सागर, तो लाल सागर है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो भाग है ये वाला, ये है आपका लाल सागर, यहाँ लाल सागर लिखा हुआ है। तो ये जो भाग है ये है आपका लाल सागर। मैक्सिको की खाड़ी, तो मैक्सिको की खाड़ी आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये है आपका मैक्सिको की खाड़ी। ये जो ग्राफ है पीजीटी भूगोल के शांता मैडम ने तैयार करवाया है। उसके बाद है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है आपका यहाँ पर है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं यही है आपका कैस्पियन सागर। उसके बाद प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर यहाँ ये जो एरिया है और ये जो एरिया है ये है आपका प्रशांत महासागर का। इसको एक बार ग्राफ को आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। जितना भी मॉडल सेट 5 सेट निकाला गया है सबको एक ही ग्राफ में दिखा दिए। एक वो भारत का जो अलग से आया है उसको अलग से भारत वाला में दिखाया गया, जबकि विश्व वाला सब एक ही में दिखा दिए हैं। तो यहाँ जितना चीज़ पूछा है सबको मैंने बता दिया है। ये मॉडल सेट 3 का क्वेश्चन आंसर था और जल्द ही हम लोग मॉडल 4, 5 भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये कौन मॉडल है, तो मॉडल सेट 3 है ये। 2 मॉडल सेट और बच गया जिसको हम लोग जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।